नमस्कार। क्लास 11th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। बेटा जी, आपको विदित है कि हमारे पूरे सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। टर्म 1 में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रथम पाठ प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी बट जिसका नाम दिया गया है नमक का दारोगा को शामिल किया गया है। अतः सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे। प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य जगत के एक महान हस्ताक्षर रहे हैं, जो उपन्यासकार और कहानीकार की भूमिका के लिए जाने गए, है ना। और मुंशी प्रेमचंद जो है वो मुख्य रूप से उपन्यास और कथा सम्राट की पदवी से भी नवाजे गए। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। उन्होंने जैसे शिक्षा दीक्षा के पश्चात घर की पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी महकमे में भी नौकरी वगैरह की, लेकिन उन्होंने लेखन कार्य को अपनी आजीविका का आधार बनाया और इस आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम नवाब राय के नाम से सोजे वतन नामक संग्रह प्रकाशित करवाया। सोजे वतन जिसमें अंग्रेजी शासन की दुर्दमनीयता, अमानवीयता का साक्षात चित्रण किया गया था, इसीलिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा नवाब राय के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगवा दिया गया। अतः अब उन्होंने दूसरे नाम से लेखन कार्य शुरू करने की ठानी। जब वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे तो उनकी भाषा जो थी, वो माध्यम जो था वो था उर्दू भाषा, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में लेखन कार्य करने की ठानी और प्रेमचंद के नाम से वो हिंदी साहित्य जगत में लेखन कार्य में प्रवृत्त हुए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 800 से अधिक की कहानियां लिखी और ये सारी की सारी कहानियां आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद को प्रेरित करती हैं, यानी उस प्रासंगिक समय में तात्कालीन परिस्थितियों और तात्कालीन समस्याओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में उपस्थित किया, उजागर किया और इस आधार पर उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से निजात पाते हुए किस तरह से एक आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी हर लेखनी में, हर रचना में अंत में वर्णन किया। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें जो उपन्यास हैं वो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और उन्होंने जो कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए वो है सोजे वतन जो उर्दू में लिखा गया, और मानसरोवर जिसके 8 खंड हैं, यानी 8 अलग अलग हिस्से हैं, उनमें अलग अलग परिस्थिति जनक कहानियों को संग्रहित किया गया है। कोई आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को प्रेरित करती है ना। तो इसके अलावा इन्होंने कई नाटक भी लिखे जो थे करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और कई निबंध भी लिखे जिनमें है कुछ विचार, विविध प्रसंग। और इनका एक उपन्यास जो उनके जीवन में अधूरा रह गया था, जिसका नाम लिया जाता है मंगलसूत्र। इनकी मृत्यु हुई सन 1936 में। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन बहुत अभाव में बीता, यानी पैसों की कमी थी, सुख सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद ये पारिवारिक समस्याओं के कारण बड़ी मुश्किल से बीए तक की पढ़ाई पूर्ण कर पाए। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी और सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें वहां से त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी वो लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में ये खुद हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में राजनीतिक संघर्ष बनकर सामने आया, और जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। जैसा कि मैंने आपको कहा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी
यथार्थ तो उन्होंने उजागर किया ही है, लेकिन इस यथार्थ की परिणति यानी इनका परिणाम, इनका रिजल्ट जो है वो एक आदर्श के अंदर ही डेवलप होगा, विकसित होगा, ऐसी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का पूरा श्रेय मुंशी प्रेमचंद जी को दिया जाता है। इसीलिए उस कालक्रम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। प्रेमचंद से पूर्व का युग, फिर प्रेमचंद का युग और फिर प्रेमचंद के बाद का युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। ये सबूत है कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद ने किस हिसाब से अपनी कहानियां और उपन्यास लिखे। ये वे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल करके, क्या अर्थ है कल्पना यानी कोरी कल्पना ही करना, यथार्थ और वास्तविकता से कोई भी सारोकार नहीं रखना। तो रोमानियत का अर्थ है मतलब जो भौतिकता, सुख सुविधा, प्रेम प्रसंगों में उलझ करके रह जाते हैं, जीवन के दूसरे पक्षों की ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं, ऐसे पक्षों से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी, किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी और उसमें हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप में आई है। कथा साहित्य, कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से उनका आरंभिक कथा साहित्य बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने जो विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसा उपन्यास के साथ उन्होंने जो सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाया, वो वास्तव में यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने निकल कर आए। यथार्थवाद के भीतर भी उन्होंने क्या रखा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यानी आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी ऐसा यथार्थवाद जिसका जब हम एंड करते हैं, समापन करते हैं, तो ये यथार्थ कोई ना कोई एक अच्छा आदर्श हमारे सामने, कोई अच्छा मॉरल हमारे सामने रख के जाता है। या फिर यथार्थवाद जिसकी उन्होंने भरपूर आलोचना की है, जिस यथार्थवाद में वहां की समस्याओं का, वहां की बहुत बुरी परिस्थितियों का, वहां की रूढ़ियों का अच्छे ढंग से वर्णन किया गया और अंत में उसकी आलोचना भी की गई। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी ही गढ़ी भी एक संज्ञा है। किनकी? मुंशी प्रेमचंद की। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कि वास्तव में एक कड़वा यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। उनके सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती चली गई और धीरे धीरे वो एक ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां उन्होंने कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत किया, साथ में उसकी आलोचना भी की। इसमें उन्होंने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। इनके वो उपन्यास जो हैं गोदान, पूस की रात, कफन आदि हैं, बहुत गजब तरीके से उन्होंने लिखे। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई कहानी है नमक का दारोगा। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1914 में किया गया। ये प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है। इसमें भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक उदाहरण देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले, क्या कहते हैं देखो, यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यानी धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति यानी बुराई और अच्छाई यानी असत्य और सत्य इत्यादि के रूप में भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व पंडित ओलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें सरकारी पद से मुअत्तल करा देते हैं और अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। यानी नौकरी से तो उनको वहां से रेस्टिकेट करवा देते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी ईमानदारी के आगे वो खुद नतमस्तक हो जाता है। कौन? पंडित अलोपीदीन। किसके आगे? वंशीधर की ईमानदारी के आगे। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और खुद गहरे अपराध बोध से भरे हुए होते हैं और निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला
बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बेमुरवत यानी किसी तरह की निश्चिंत रहने वाला, किसी तरह की चिंताओं से मुक्त रहने वाला। उद्दंड यानी बिल्कुल स्वतंत्र, किसी के भी नियंत्रण को न मानने वाला। और धर्मनिष्ठ यानी बिल्कुल ईमानदार दरोगा दरोगा बनाए रखे। कहानी के इसी अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर किया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते कि उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बनाता है। सही है ना, क्योंकि वहां यथार्थवाद ऐसा था, यहाँ वहां की तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी जो वास्तव में मानव मन को निराशाजनक परिस्थितियों से भर देती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भाई मानव चरित्र पर से उस समय क्या होता, हमारा विश्वास उठ जाता और चारों ओर हमें बुराई नजर आती। इसलिए इन्होंने इस कहानी का आदर्शोन्मुख अंत किया है, यानी एक अच्छा आदर्श भी रखा है। वो आदर्श क्या है कि पंडित औलुपीदीन जो है वंशीधर की ईमानदारी से इतने प्रभावित होता है कि वो खुद जो है वो वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इसी कहानी की, जिसका शीर्षक दिया गया है नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध करने का ऐलान किया गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। अधिकारियों के यानी जो ऊंची पदों पर आसीन लोग थे, उनके पौ 12 होना यानी हर तरह से लाभ होना, फायदा ही फायदा होना। वैसे तो पौ फटना यानी प्रभात काल होना, जो गहरे अंधकार को चीर करके प्रभात काल की किरण को चारों ओर बिखेर देती है। और पौ 12 होना यानी बढ़िया तरीके से कार्य की शुरुआत होना, खूब लाभ होना, खूब तरह का फायदा होना। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी पटवारी के विभाग को छोड़ करके नमक का दारोगा या नमक का जो विक्रेता है वो बनने का प्रयास करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। लो जी, ऐसा क्या दारोगा का पद है। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मतों को लोग एक ही वस्तु समझते थे। वही इंग्लिश एजुकेशन और जितने भी क्रिश्चियंस थे वो एक ही है। फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी लैंग्वेज भी बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। ठीक है, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके फारसिंदा, यानी फारसिंदा का अर्थ है जो फारसी भाषा में खूब अच्छी गजल, खूब अच्छे गीत, खूब अच्छे शेर लिखा करते हैं, वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्वपूर्ण बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ बताया है कि वंशीधर जो है वो व्यक्ति अब रोजगार की तलाश में निकला है। भाई जिस तरह से मजनू और फरहाद का प्रेम वृतांत है, नल और नील की लड़ाई है, अमेरिका के आविष्कार है, इन सारी महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए फिर वो रोजगार की तलाश में निकले। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगा बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो और इनके बोझ से हम दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो घास फूट की तरह तुरंत ही बढ़ती जा रही है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब जो है तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यानी गिना चुना ही चढ़ता है, यानी उतना ही वेतन मिलता है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यानी जो महीने में एक बार ही दिखाई देता है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय यानी जो एक्स्ट्रा मनी है वो ब्लैक मनी है, वो बहता हुआ स्रोत है, यानी बहता हुआ पानी का दरिया है जिसमें हमेशा प्यास बुझती है। मनुष्य वेतन देता है और उसी में उसकी वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसी में बरकत होती है। स्वयं विद्वान हो तो क्या समझो, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, अपनी आवश्यकताओं को देखो,
अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वही करो। गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन जो बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। ये सारी बातें किसने बताई? उनके पिता ने। किसको बताई? वंशीधर जी को बताई। ठीक है। इस तरह के उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र से ये बातें ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए और इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य उनका सबसे बड़ा मित्र था, बुद्धि सबसे अच्छी मार्ग पथ प्रदर्शक थी, और आत्मा अवलंबन यानी आत्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, यानी खूब अच्छा शकुन करके चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छा वेतन, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही क्या। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। तो वो फूले नहीं समाये मुहावरेदार शैली है, यानी ऐसी मुहावरों का प्रयोग किया है जिनका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता बल्कि व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है। यानी फूले नहीं समाई यानी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। महाजन कुछ नरम पड़े, करवार की आशालता रह रही। महाजन यानी जो धीरे धीरे आकर के धीरे धीरे आकर के जो है अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करते थे। तलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी आपको पता है, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं या आपके नाम के आगे कोई उन्नति सूचक चिन्ह लगता है, तो वास्तव में सबसे ज्यादा जलन जो है वो आपके पड़ोसियों को होने लगती है। तो इस प्रकार जो है दरोगा के पद पर आसीन हो गए हैं कौन? हमारे वंशीधर जी। अब ये इस तरह की घटना के विषय में यहाँ उल्लेख किया गया है। देखो, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया। अफसर लोग भी उस पर खूब अच्छा विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नामों का एक पुल सा बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। उठ बजे, इतनी रात हो गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तो तर्क ने भ्रम को और पुष्ट कर दिया। वर्दी पहनी तो अवश्य वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार करती हुई दिखाई दे रही थी। डॉक्टर पूछ रहा, किसकी गाड़ियां हैं? अब ये किसकी गाड़ियां निकलती हैं? इन गाड़ियों में किस तरह का सामान रखा हुआ है? उन सामान के प्रति वहां पे सरकारी क्या आदेश जारी किए गए हैं? और वो जो दारोगा है वो उस आदेशों की प्रतिपालना वहां करवा रहा है या नहीं? अब इस तरह से आगे की जानकारी जो है, ओलोपीदीन किस तरह से विक्षित्र से मिलता है और ओलोपीदीन धन का जो बल है वो किस तरह से वंशीधर के आगे रखता है। वंशीधर जो है उसके धन के बल की शक्ति के आगे बिल्कुल निराश हो जाता है। निराश होने के पश्चात किस तरह से वो अपनी ड्यूटी से जो है त्याग पत्र दे देता है। त्याग पत्र के पश्चात उनके घर का गुजारा कैसे चलता है, उनके पिता के द्वारा वंशीधर को किस तरह की उलाहना दी जाती है, इन सारी बातों का वर्णन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बेटा आपसे।